यहाँ तो हम नमाजें बख्शवाने गए, रोजे गले पड़ गए। इनके मुतालिक काफ़ी इंटेलिजेंस ऐसी मालूमात हैं। कराची में पिछले दिनों बसों को आग लगाई गई। इसके अलावा कराची, न्यू कराची में काफ़ी टारगेट किलिंग हुई और तमाम टारगेट किलरों का इनको चीफ भी कहा जाता है। कर से कोई इजाज़त नहीं होती है। अभी कुछ अरसे पहले इनको सबको रेंजर्स ने उठाया और एक रात रख के दूसरे दिन छोड़ा। उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के रहनुमा गिरफ्तार हुए। किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए, पुलिस के पास बताने के लिए कुछ नहीं। राव अनवार को शायद कोई ख्वाब आया या फिर उनका दिल मचला और कराची की बेहतरी की तरफ माइल हालात में खींच के पत्थर दे मारा। वज़ीर आला सिंध हैरान हैं और परेशान भी। हैरान इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि राव अनवार किसके डिसिप्लिन में हैं, किसका हुक्म मान रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का परेशान होना दुरुस्त है, क्योंकि वो एक ऐसी बदकिस्मत सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जब उसकी हुकूमत वफाक में होती है तो उसकी वज़ीर आज़म का भाई कराची में पुलिस के हाथों मार दिया जाता है। इस जमात के शरीक चेयरमैन मुल्क के सदर मुंतखब होते हैं तो ऐवान सदर में बैठे इस शख्स पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया जाता है। ये सियासी करामात किसके दस्ते बाबरकत की तौफील हैं। ये परेशान कुन वज़ीर आला सिंध के लिए कोई राज नहीं है। ये किसी और को पता हो ना हो, लेकिन मुराद अली शाह को खूब इल्म होगा कि राव अनवार की ये बेनियाजियां किसकी देन है। राव अनवार की कानूनी बेखुदी, वज़ीर आला सिंध की अया बेबसी और ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी दरअसल इस बात का साफ ऐलान है कि कराची में मर्जी किसी और की चलती है। अगर किसी हकीर और लाचार को जान व आबरू की पनाह हो तो वो सवाल की जसारत करे कि जनाब MQM की मुकामी क़यादत को दीवार के साथ लगाने का मकसद क्या है। MQM की मुकामी क़यादत अगर लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है तो फिर एतबार क्यों नहीं किया जाता। क्या लंदन से राब्तों के सबूत हैं? अगर हैं तो सामने क्यों नहीं लाए जाते? अगर नहीं है तो फिर नीयतों पे शक का तो कोई इलाज नहीं। नीयतों पर शक करके हमने उन पर भी देख लिया जिनको पाकिस्तानियत पर फख्र हुआ करता था। क्या इस अलमनाकी से दिल नहीं भरा? साफ गोई माफ। अगर मसला MQM के बानी से ही है तो फिर सवाल पूछने के लायक है कि जब उसने पहली बार पाकिस्तान का झंडा जलाया था तब उसे निशान इबरत क्यों नहीं बनाया? अगर किसी को तकलीफ 12 मई 2007 के सामने की है तो असल कातिल क्यों आजाद हैं? हक़ाइक़ तल्ख हैं, माहौल ख़राब कर देंगे। अगर कोई अपने माजी से पीछा छुड़ाना चाह रहा है तो रियासत पाकिस्तान और उसके कुल पुर्जे से आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? सिंध और वफाक की हुकूमतें क्या कर रही हैं? यही अहम तरीन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। MQM के सीनियर रहनुमा अली रजा आबदी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा साहबा ने मुझे ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहबा भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं और ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर शाहिद सैयद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप सबका। शहला रजा साहबा के पास मेरे ख्याल में सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर होने के नाते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा होने के नाते अंदर की खबर शायद वो जानती हैं कि आज जो कुछ भी कराची में हुआ है, ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया, 5 घंटे वो हिरासत में रहे, किस कानून के तहत रहे? क्या कानून इस बात की इजाजत देता है या नहीं? शैला रजा साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला यही बेसिक सवाल, कानून क्या कहता है इस हवाले से? पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो क्या इजाजत लेना जरूरी है या कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी के बाद सिर्फ आपको या स्पीकर साहब को सिर्फ इतला करने के मजाज हैं? देखिए, दो बातें हैं। अगर सेशन नहीं है तो इंटीमेट करना ज़रूरी है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। और अगर सेशन में है तो विद द परमिशन, क्योंकि स्पीकर जो है हैज़ अ पावर कि जो वो प्रोडक्शन जो है वो ऑर्डर्स भी दे सकता है। तो ये तो हुई कानून की बात, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उस तरीके को गलत समझते हुए चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया। और क्योंकि अगर वो 26-27 केसेस में अपनी ज़मानत करा चुके हैं और कोई ऐसा केस है जो नॉन बेलेबल है और उस पर गिरफ्तारी है, तो बहुत आराम से आके वारंट दिखाकर और गिरफ्तार किया जा सकता है और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो ये जो तरीक़ाकार था ये एक इंतहाई गलत तरीक़ाकार था, जिस पे जो है वो चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उनको मुअत्तल किया। और यही हमारा प्ली है आज का। शैला रजा साहब, जब मेरे ख्याल में मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब ये सारा वाकया हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही थी, आप भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। ये पहली इतला जब आप लोगों को मिली, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर जो सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, पहला रिएक्शन क्या था?
देखिए, हमारे रिएक्शन से पहले ही हमें जो है वो ये भी तला मिल रही थी कि सीएम ने नोटिस ले लिया है। सीएम ने सोराब गुट के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। सीएम ने जो है वो कोई फैसल साहब थे उनको ओहदे से मतलब उनको भी सस्पेंड किया। और इसके बाद जो है ये जब राव अनवार का भी आया तो उस पर भी बरहम हुए और ये सारी बात। तो ये एक अच्छा था, हुकूमत जाग रही है, अच्छा लगा और फौरन के फौरन इस पर अमल हुआ। और नहीं, लेकिन शैला रजा साहबा, ये सारी बात इस बात की भी गवाही देती है कि दरअसल में हुकूमत सिंध से जो सिंध की पुलिस है वो ये सवाल तक करने की मजाज नहीं है, वो पूछती भी नहीं है और अपनी मर्जी से ही ये कार्रवाई कर देती है। आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है कि एसएसपी को क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि अपने ज़िले से निकल के एक दूसरे ज़िले में जाता है और वो कार्रवाई करता है और उसके बाद सीएम साहब उसे मुअत्तल भी करते हैं बगैर किसी तहकीकात के, कोई इंक्वायरी नहीं हुई और उसके बाद उसे मुअत्तल भी कर दिया जाता है। मैं दो बातें ज़रूर करूंगी। देखिए, किसी और सूबे में अगर पुलिस 14 बंदे मार दे और 80 लोग जो है उनको ज़ख्मी कर दे तो वहाँ के सीएम को पता भी नहीं चलता और आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि किसने ऑर्डर दिया था। किसी और सूबे में जेल टूट जाए, पुलिस के लोग जो हैं वो ट्रिगर भी नहीं दबाते और फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ पुलिस खुद मुख्तार है। देखिए, बात यह है कि पुलिस जो है वो अपने जो उसका एक नॉर्मल रूटीन है उसमें वो बिल्कुल अपना काम करे, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो तरीक़ाकार ही को गलत समझा गया है, इसीलिए उनको मुअत्तल किया गया है। तरीक़ाकार ही को गलत समझा गया है कि एक मैं और आप एक आम आदमी हैं, मैं तो आपसे भी कम कानून जानती हूँ कि ये बात अमल में लाई गई कि वारंट नहीं दिखाए गए, इधर से उधर रह गया। तो एक तरीक़ाकार जो है उसको नोटिस लिया है वज़ीर आला ने। लेकिन शैला रज़ा साहबा, कोई इंक्वायरी तो होगी आपके पास? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीएम के पास किसी तरह कोई इंक्वायरी तो पहुंची होगी कि दरअसल हमने चेक किया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये हुआ और उसके बाद सीएम सिंध ने यह फैसला किया कि इस शख्स को मुअत्तल कर देना चाहिए। देखिए, पहला कदम यही है कि तरीक़ाकार गलत है। बगैर अरेस्ट वारंट के एक एमपीए को हाथ बांध के जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। उनके घर में घुसा गया, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। और ये कहा गया कि उनके घर में लोग छुपे हुए, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। मैं उस फैमिली को जानती हूँ। उनका अभी तो वो 120 गज के घर में रह रहे हैं, अगर वो 1000 गज के भी घर में रहें तो वो बाहर वो कुछ भी करें, मुझे नहीं मालूम उन पे क्या मुकदमा बनता है, क्या साबित होता है, क्या नहीं। लेकिन जो उनके घर की खवातीन हैं वो मेरे घर की खवातीन जितनी रेस्पेक्टेबल हैं और उनको मैं जानती हूँ कि वहाँ पे इस तरह कोई किसी को नहीं रख सकते वो अपने नहीं। लेकिन मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, उसके बाद दीगर हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास भी चलूंगा। आप मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं कि सीएम सिंध किसी के हवाले से भी एक तो उसकी रिहाई का हुक्म दे सकते हैं और किसी की भी पुलिस एहलकार को बगैर इंक्वायरी के और जो भी उन्हें खबर मिलती है उसके बाद फौरन एकदम एक्शन लेते हुए किसी को मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये बड़ी मामूली सी बात है आपके ख्याल में? सीएम जो है वो बिल्कुल अगर ये देखे कि तरीक़ाकार गलत है मुअत्तल कर सकता है। बाकी जो कार्रवाई है उसके हिसाब से बाकी ऑर्डर होगा, लेकिन पहला ऑर्डर जो है वो यही है और दूसरे उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है और वो खुद देख रहे हैं और ये कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है रिहाई की तो वो बाकायदा एक आर्टिकल के तहत हुई है और सुबह वो अदालत में पेश होंगे और उसके हिसाब से फिर जो भी ऑर्डर अदालत करेगी, चाहे वो गिरफ्तारी का हो चाहे कुछ हो, वो कानून और कायदे के मुताबिक किया जाएगा। जहां कायदा दुरुस्त नहीं महसूस किया गया वहां पे बात हुई और बात करते रहेंगे इंशाल्लाह और अमल भी करेंगे। ठीक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अली रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा आब्दी साहब, ये आज जो कुछ भी ये पूरा वाकया पेश आया है, आप लोगों को ये चेक करने की आप लोगों ने कोशिश की है कि आखिर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के घर तलाशी आखिर क्यों हुई? और जिस तरह वो कह रहे हैं, उनका ये कहना था, राव अनवार साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि टारगेट किलर से सरबराह हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। तो आप लोगों ने खुद तहकीकात की है, ये मामला क्या है असल में? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, ये पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, जो कि राव अनवार ने की थी और उसमें कोई ताहिर लंबा और 2-3 लोगों को खड़ा किया था और उस पर बड़ा शोर मचा था कि जी रॉ के एजेंट्स पकड़े गए। लेकिन वही जो 2 लड़के पकड़े थे उसके बाद जो केसेस उनके जो चालान सबमिट हुआ उसमें रॉ का तो कोई जिक्र ही नहीं था। उन पर डाल दिया कि उनके पास से वेपन्स बरामद हुए और वो फिर उसके बाद उनको जेल कस्टडी हुई। इसी तरह राव अनवार का सब जानते हैं और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि वो
ये फेक एनकाउंटर्स बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं और उनकी एक 92 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक अपनी दुश्मनी थी। और बल्कि मुर्तज़ा भुट्टो वाला जो केस था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। इनके साथ 5 और पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने अपनी साइटेशन है उसमें, जिसमें उनका जो डिसीजन था उसमें कहा गया था कि ये ऑफिसर्स जो है इनको कभी भी वापस पोजीशन नहीं दी जाए, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या वजूहत थी कि इनको वापस इनकी ओहदे मिले। तो सर, किस तरह होता है अली रज़ा आबिदी साहब, ये किस तरह होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम देती है तो फिर किस तरह ये आगे चल पड़ते हैं, ये जरा समझाइएगा हमें। देखें, वो पता नहीं अब ये इसके पीछे क्या अवामिल हैं, वो तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद सामने नज़र आ जाएगा आपको कि कौन इतनी पावरफुल ताकतें हैं जो कि ये पुलिस सिस्टम को भी नहीं समझ रहे। आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 2 DIGs का भी नाम लिया और फिर उन्होंने IG साहब को भी कहा कि जी वो भी नहीं समझते हैं सिस्टम को, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पुलिस ऑफिसर जो है वो राव अनवर ही है। और अपनी तरफ से इन्होंने क्लेम बना दिया कि जी वो जो बसें जलाई गई थी, हम कहते हैं ये बसें इन्होंने खुद जलवाई गई थी और इन्होंने खुद जलाई थी ताकि उसके हिसाब से फिर ये लोगों को पकड़ना शुरू करें उसके इल्ज़ाम में। और जो टारगेट किलिंग का अगर उनको चीफ कहा जाता है तो ये तो रेंजर्स के पास भी उस दिन रात को गए थे, वहाँ तो कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा ख्वाजा इज़हार पे, ना कहीं इससे पहले कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा। तो ख्वाजा तो राव अनवर को ही ख्याल आया ये कि जी इस तरह करना चाहिए। और फिर जो घर पे गए सुबह को, तो सुबह इन्होंने SHO के थ्रू उनके घर के अंदर तकद्दुस पामाल किया 4 दीवारी का, और फिर जाके औरतों के साथ बगैर लेडी सर्चर के साथ किसी भी खातून किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पे लेडी सर्चर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान है, मुसलमान है, यहाँ पे लोग यहाँ पे पर्दा किया जाता है, तो वो नहीं किया उन्होंने तजलील की। फिर उसके बाद जब वो वापस गए और वो सस्पेंड हुआ SHO, तो फिर ये खुद आए, और ख़ुद आने के बाद इन्होंने, इनका ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं थी, इनका इलाका भी नहीं था, ये दूसरे के इलाके में आके वहाँ से ख्वाजा इज़हार को लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं तफसील से इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि आखिर अपने इलाके से छोड़ के, मैं आता हूँ इस डिटेल के ऊपर, अपने इलाके से छोड़ के दूसरे इलाके में क्यों आए, और उनका ये कहना है कि मैं तो कानूनी पहलू को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ कर रहा था वो कानून की हदूद में रहते हुए कर रहा था। तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। शाही सैयद साहब मौजूद हैं, नाज बलोच साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त राव अनवर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राव अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव अनवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपको मैं क्या कहूँ, साबिक SSP मलीर कहूँ या SSP मलीर कहूँ इस वक्त? साबिक SSP मलीर। अच्छा, ये बताइएगा, हमें बाकी मुख्तलिफ मौक़िफ़ तो हमें सामने आ गया है, MQM का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, आपका क्या वर्जन है, ये आज हुआ क्या है, वाक़या किस तरह पेश आया है? देखें, वो 3 FIR में नॉमिनेट है और उनको FIR की बिना पे गिरफ्तार किया गया, जो कि बिल्कुल सही चीज है। और उसके बाद है ना, उनको गिरफ्तार करके, अभी मैं वहाँ पहुंचा भी नहीं हूँ थाने पे, तो मेरी मौतली के ऑर्डर कर दिए गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और बहुत बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए कि इंक्वायरियां शुरू कर दी, नज़्म ज़ब्त खराब कर दिया, ये कर दिया। आम आदमी लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस पता नहीं क्या क्या तरीका इस्तेमाल करती है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं खराब होता, कोई और चीज नहीं होती। तो ये तो एक जबरदस्ती जाती वाली बात है। पूछा भी नहीं गया कि आया कोई FIR में लाए हैं, किस चीज में लाए, क्या। अच्छा, राव अनवर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि FIR, आपने जब मीडिया से गुफ्तगू की आपने तब भी कहा कि उनके खिलाफ 2-3 ऐसी FIRs हैं जिनमें उन्होंने अब तक जमानत नहीं ली, जरा उन FIRs की तफसीलात बताएंगे? बिल्कुल, उसमें बगावत तक की FIR है। आपको पता है ना कि जैसे ही अभी मैंने इनको गिरफ्तार किया और मैं वहां से निकला हूँ, पीछे फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी वक्त वहां, क्योंकि अब मीडिया ऑलरेडी वहां मौजूद था तो उनके घर के बाहर, और उस वक्त आप वो देख लें, वो क्लिप्स आ गए हैं, वो वीडियो आ गई है, उसमें फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब इस तरह के लोग हैं। एक मिनट राव अनवर साहब, मुझे दोबारा सवाल का जवाब कि FIRs कौन सी हैं, जरा एक एक करके FIR बता दीजिए, शेयर कर दीजिए कि यही FIRs हैं जिसकी बुनियाद पे आपने उन्हें गिरफ्तार किया था। 378 है, 374 है, 136 है। जरा इत्तेफाक भी बता दीजिए इसका क्या मतलब है। 121 है, जिसमें ना ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और मुल्क के अदारों के खिलाफ इन्होंने जो है वो गलत जबान। एक मिनट इधर रुकिएगा, एक मिनट ठहरे राव साहब, एक मिनट। ये जो FIR आप कह रहे हैं ये कब कटी है?
2 FIR 2016 की है, एक शायद 2015 की है। अच्छा, जो आपने 2016 की जो कटी है वो किस महीने की है? अगस्त की, अगस्त की। तो आपने अगस्त में कटने वाली FIR पे अमल दरामद अब जाकर क्यों किया? देखिए, ये तो कोई ऐसा नहीं है ना, जब वो इंसान को एक चीज हमने देखा कि एविडेंस कटी की, वो वीडियो क्लिप्स ली, किसी प्राइवेट आदमी ने FIR कटवाई और उसके बाद हमने है ना जो है वो इकट्ठा करके और अब हमारे पास एविडेंस कंप्लीट हुई और हमने अरेस्ट कर लिया। अच्छा, और वो एविडेंस क्या आपके पास इकट्ठा हुआ, कुछ शेयर करेंगे? मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त सारे इल्जाम आपके ऊपर आ रहे हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर कीजिए। नहीं, मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें इतनी एविडेंस की जरूरत नहीं है। जिस इंसान की वीडियो क्लिप्स हो, जो बैठे हों और जो इस मुल्क के खिलाफ बुराइयां हो रही हों, सारी चीज हो रही हो और वो तालियां मार रहे हैं और उसी में इन्होंने पहले अपनी बेल कराई हुई है। अगर ये ऐसे थे, इनको पता नहीं चला कि ये 2-3। अच्छा राव साहब, मेरा ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं, आपका कहने का मकसद है बेसिकली वो जो 22 अगस्त की स्पीच थी, ये उस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है? नहीं, 22 अगस्त के अलावा भी जो है और भी मजीद है। इधर तो रोजाना ये सिलसिला चलता है ना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जैसे ही इनको गिरफ्तार करके निकला फिर पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना शुरू किया, तो क्या FIR नहीं होनी चाहिए? अभी फिर होनी चाहिए FIR। नहीं, मैं इसलिए ठीक है राव साहब, मैं एक्चुअली आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये पर्टिकुलर वाकया कौन सा है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये उस दिन ये वाकया हुआ था, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से आपने उन्हें गिरफ्तार किया। ये वाकया कब पेश आया, कहां पेश आया, तारीख क्या थी? ये 90 पे थे, वहाँ ये मौजूद थे। उसकी सारी डिटेल इस वक्त FIR मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, वो मैं सारी आपको बता सकता हूँ। इसमें वो FIR वो भी प्राइवेट पर्सन ने कराई है, क्योंकि लोग जो है, हर आदमी इस मुल्क के खिलाफ नहीं है, इस मुल्क में रहता है, उसकी माँ बहनें रहती है, हमारी इज्जत महफूज है, हमारे मुल्क के अदारे इस मुल्क के लिए काम करते हैं, उनको बुरा भला कहना हर आदमी को बुरा लगता है। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा, जब आपके ऊपर ये भी इल्जाम लग रहा है MQM की जानिब से कि जब आप उन्हें गिरफ्तार करने आए, आपने किसी किस्म का अरेस्ट वारंट उन्हें नहीं दिखाया, क्या ये सच है? देखिए, FIR जिसके खिलाफ वो अरेस्ट वारंट, पूरा पाकिस्तान सारा दिन में लोगों को अरेस्ट करता है, अरेस्ट वारंट निकलता है चालान के बाद। ठीक है, जब कोई केस चालान हो जाता है और उसमें कोई पकड़ा नहीं जाता, मफरूर होता है, फिर अरेस्ट वारंट निकलता है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहब हैं। उनका यह कहना है कि आपने अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करना हो तो उससे पहले और गिरफ्तार करने के बाद आपको इंटीमेट करने की जरूरत होती है स्पीकर असेंबली को। क्या आपने इस सिलसिले में स्पीकर असेंबली को बताया था? स्पीकर सिंध असेंबली को बताने की जरूरत नहीं होती, उस वक्त होती है जब मैं उनको अरेस्ट कर लूं। उसके बाद अभी मैंने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले शहबाज वहीद MP हैं, उनको अरेस्ट किया, उनकी रिटर्न रिपोर्ट जो है असेंबली में सेक्रेटरी को भिजवा दी। यही प्रोसीजर है। इससे पहले कमर खालिद यूनुस 92 में गिरफ्तार हुए, वो MNA थे, तो सेक्रेटरी स्पीकर के पास जो होते हैं उनको ये इंटीमेशन इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन नहीं ली जाती। खासकर जो इस तरह के केसेस होते हैं, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह हम परमिशन ही लेते रहेंगे जी इनको पकड़े या ना पकड़े, ऐसी नहीं है, इन्फॉर्म करना है। और राव साहब, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन का प्रोटोकॉल तो वहां पे मौजूद होता है, क्या वो प्रोटोकॉल आपको देना चाहिए या नहीं? देखें, एक मिनट, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। ये एक प्रोसीजर है कि आप अगर किसी मेंबर को गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार करने के बाद उसकी इतला स्पीकर को देंगे, ठीक है? लेकिन ये कानून नहीं है। आप कानून बता दें कौन सी सेक्शन है? सर, ये कानून मेरे हाथ में है, कानून मेरे हाथ में है, और ये कानून साफ साफ ये कहता है कि आपका फर्ज है कि आप स्पीकर को ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपने एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून है। तो वो तो अभी लेकर आए, उसके बाद ही तो लेटर में बताता है कि ये आपका जो है MP गिरफ्तार हो गया और उनको हम वहाँ भिजवा देते हैं वो लेटर। ऐसे ही प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ना कि 15 दिन पहले शहबाज वहीद भी तो गिरफ्तार हुआ है, उसका भी लेटर गया, उसकी चीज। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा, आपने जब ये कार्रवाई की उससे पहले आपने किसी सीनियर पुलिस एहलकार से इसकी परमिशन ली थी? कोई परमिशन होती है, मेरे से कोई परमिशन लेता है सब इंस्पेक्टर अगर किसी को पकड़ता है, डाकू को, चोर को, मैं उसको पहले परमिशन दूंगा, फिर वो जाएगा पकड़ने के लिए। तो आपकी नजर में ख्वाजा इजहारुल हसन का भी वही स्टेटस है, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द सिंध असेंबली का भी वही स्टेटस है जो एक चोर या डाकू का है? कोई भी है, ऑपोजिशन लीडर हो या कोई भी हो, उसके लिए अलग कानून नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा राव साहब, आपने जब मीडिया से उसके बाद गुफ्तगू की, आपने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ख्वाजा इजहारुल हसन जो है वो टारगेट किलर्स के सरबराह हैं। आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? इसलिए दिया कि मुझे ऐसी बहुत ज्यादा
मालूमात हैं और बहुत सारे पुलिस अफसरों ने बड़े टारगेट किलर पकड़े, सबने इनका नाम लिया है, लेकिन मुझे अफसोस है आज बोलते हुए कि किसी ने उस इंट्रोगेशन पे अमल करते हुए इनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन राव साहब, आप एक पुलिस एहलकार हैं, आप क्या इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं? अभी वो किसी भी कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं हुई ना। एक आदमी जो है अगर वो किसी को सपोर्ट करता है टारगेट किलर को या चाइना कटिंग में मुलविस है, करवा लेना इनकी इन्वेस्टिगेशन किसी भी। लेकिन राव साहब, यही तो बात है कि आपने इन्वेस्टिगेशन से पहले उनको इस किस्म का नाम या लक़ब किस तरह दे दिया? इसलिए दे दिया कि ऐसी बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट हुई हैं, ऐसी बहुत सारे लोगों ने इनके नाम लिए हैं। राव साहब, बगैर कन्विक्शन के किसी कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया हुआ अभी तक। जो नाम आपने उनके लिए लिया है, किसी कोर्ट में इस सिलसिले में उनके हवाले से कोई कन्विक्शन मौजूद नहीं है। भले कन्वेंशन मौजूद ना हो, लेकिन एक आदमी, इतने लोग नाम ले रहे हैं, एक आदमी ले, दो ले, 10 ले, तो कितने लोग नाम ले रहे हैं? ये तो कोई बात ना हुई कि जी कन्वेंशन तो होगा तो फिर उसको आप कोई लकब दे। इससे पहले आप है ना जो है दुनिया बताती रहे कि ये काम। राव नार साहब, ये बताएगा, आप समझते हैं कि आप न्यूट्रल हैं? अभी भी आप न्यूट्रल हैं? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आपको एक पार्टी से तस्वुर करती है। भले तस्वर करे, क्योंकि वो तो हर एक को तस्वर करते हैं। वो रेंजर्स को भी अपने खिलाफ पार्टी तस्वर करते हैं, वो मुझे भी करते हैं, वो जो भी पुलिस अफसर है। 136 तो पुलिस अफसर मार दिए हैं इन्होंने। वो उनको पार्टी समझते थे, उन्होंने भी इनके लोग पकड़े, हर पुलिस अफसर इनके खिलाफ हो गया। ऐसा नहीं होता है। 136 पुलिस ऑफिसर मारे गए कराची में। आखिर किसने मारे? कोई जिनबूत आके मार गए। राव साहब, आपने अपनी मीडिया से गुफ्तगू में आपने ये भी कहा कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का राब्ता अभी भी मौजूद है। आपने वाज़ेह अल्फाज में इस बात का इंकशाफ किया। क्या सबूत है आपके पास? वो देख लेना, आज जो नारे मारे हैं वही वो लीडर मारता है नारे, वही आ जाना गिरफ्तारी के 5 मिनट के बाद वही नारे लग गए। वो वीडियो क्लिप्स मंगा लें, आपके तमाम प्रेस वाले मौजूद थे, बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्डिंग की। राव साहब, ये इस किस्म का सबूत आप कोर्ट में तो नहीं ले जा सकते जो बात आप कर रहे हैं। आपके पास क्या ये सबूत है कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान वाज़े आपस में राब्ते हैं? आपके पास कोई सबूत है इस सिलसिले में? एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी बातें हैं, सारी चीजें हैं, वो आपको पता चल जाएगी। उनकी सालगिरह है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ मीडिया पे बैठ के यहाँ हमसे बात कर ली या किसी से, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे पास दुनिया के लोग आते हैं। अभी मैं आपको वो चीजें दे नहीं सकता। अभी कभी आप आए मेरे व्हाट्सएप पे देख लें, कल अल्ताफ हुसैन की सालगिरह हो रही है, उसमें इन्होंने क्या किया है, अमेरिका से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, किन किन के, और इन सब के फोन भी उठा लें। इन सबको बोले कि जो आपके फोन नंबर है आपको दिखा दें और उसमें आप सारी चीजें देख लें। अगर ना निकले तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप नौकरी छोड़ देंगे अगर इस किस्म का कोई सबूत सामने ना आया तो? नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। आप इनके फोन मंगा के देख ले, फारूक सदार का भी देख ले, इसका भी देख ले, सबके देख ले, इनके व्हाट्सएप देख ले, इनको कहां से क्या चीजें आ रही। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा, आपने अपनी मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि पुलिस के अंदर, सिंध पुलिस के अंदर कई ग्रुप्स मौजूद हैं। रोशनी डालेंगे इस पे थोड़ा सा? पुलिस में देखिए ग्रुप बंदी हर जगह हो जाती है। आपके भी मीडिया में होगा, 4 लोग एक दूसरे के साथ होंगे, 4 दूसरे। पुलिस में ये चलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस ग्रुप बंदी में क्या होता है? इस ग्रुप बंदी में क्या आपको किसी पार्टी के खिलाफ काम करने से रोका जाता है? ग्रुप बंदी में पार्टी के खिलाफ क्या बात ये होती है कि वो किसी के अच्छे काम को भी अच्छा नहीं समझते और किसी के बुरे काम को भी अगर अपना पसंदीदा हो तो अच्छा समझते हैं और किसी के अच्छे काम को भी बुरा समझते हैं। राव नवाज साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से कभी आपको अहकामात मिले हैं क्या? नहीं, मुझे कोई अहकामात नहीं मिले। क्या जरूरत है? पूरा शहर मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ कराची को मैं आज से नहीं 86 से देख रहा हूँ कि जो ये शहर खराब होता गया है और इसका क्या हाल हो गया है। और इस वक्त है ना, किसने किया है? क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि लोग महदूद होते हैं, अखबार या अब है ना मीडिया माशाल्लाह काफी चैनल्स आ गए हैं, उस तक महदूद है। और लेकिन हमारे पास बहुत सारे जराए, हम आदमी को जब पकड़ते हैं तो एक आदमी 10-10 12-12 पेज भर देता है अपने बातों के और बताता है ये, और उसमें हम समझ भी जाते हैं कि। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा, जब आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे आपने ये कहा कि फारूक सत्तार साहब वहां पे मौजूद थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने उन्हें? देखिए, फारूक सत्तार को तो हम इस वक्त नहीं गए थे ना गिरफ्तार, हालांकि उनके नॉन अवेलेबल वारंट भी है, लेकिन वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के पास है और उनको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, इनके एक के नहीं बहुत सारे लोगों के। ये बताइएगा कि इस वक्त जो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को रिहा कर दिया गया है, क्या उनकी रिहाई गैर कानूनी है? बिल्कुल,
जो है 497 में उनको छोड़ा गया है 80 केस में, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले कोर्ट से अलाउड कराना चाहिए था। सीएम सिंध की जानिब से अहकामात सामने आए हैं ये उनकी रिहाई के हवाले से, तो क्या ये हुक्मनामा गैर कानूनी है आपकी नजर में? मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी एफआईआर में नॉमिनेट आदमी को हुक्म नहीं दे सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल रावनवार साहब ये बताएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने पुलिस से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है, अब आपका सिंध पुलिस से कम से कम कोई ताल्लुक नहीं होगा? ये फैसला आपका हतमी फैसला है या अभी आप सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, मैंने एक चीज बताया कि जिस तरह की ये माहौल चल रहा है तो इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि काश इस पुलिस को अब बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि यहाँ कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है और अल्लाह ताला हमारे शहर पे रहम करे। और अगर इसी तरह की चीजें चलती रहीं तो ये शहर जो है खराब ही होगा, मैं नहीं समझता कि बेहतर होगा। वक्ती तौर पे ये चीजें हो गई, लेकिन इस तरह क्रिमिनल्स का मोरल अप होगा और पुलिस का मोरल डाउन होगा तो ये शहर पहले से भी देखें आप 86 से आज तक देख लें, हमारे पास वेपन पहले से अच्छे आ गए, हमारे पास गाड़ियां हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन शहर बिगड़ता गया है। तो वजह जो है वो यही वजह है कि इधर किसी को अगर इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाए और पुलिस हमेशा काम जो है वो इसी तरीके से करती है और पुलिस का काम का एक अपना तरीकाकार है, उसको उस तरीके से करने दिया जाए। दुनिया में होता है, कहीं कोई एतराज नहीं होता, कोई चीज होती है तो उनके अफसरान उनको नोट करते हैं, कोई बाहर से ना ऊपर से ना नीचे से कहीं से प्रेशर नहीं आता है। रावनवार साहब, आखिरी सवाल करूंगा, ये बताइएगा आपकी जान को क्या खतरा है? किसी किस्म का थ्रेट आपको मौसूल हुआ है क्या? हाँ, मुझे रोज होते हैं, तकरीबन हर महीने में 2 थ्रेड आते हैं। एक थ्रेड आता है, अभी एक चल रहा है, एक थ्रेड अभी चल रहा है। मुझे ऑफिस से मना किया, खुद मौजूदा आईजी जो है उन्होंने मुझे फोन करके कहा अपना ख्याल करें 2 दफा, और लोगों ने मुझे मना किया गया, एजेंसी की तरफ से मना किया गया। डीजी रेंजर साहब का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको पता चला, उन्होंने मुझे ईद के वाले दिन उन्होंने कहा कि आपने बड़ा एहतियात करना है और अपनी जगह से जरा वो नहीं करना है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उस ग्रुप्स को पकड़ें जो है ना आपके लिए गाड़ी बारूद की लेके फिर रहा है या दूसरी चीजें कर रहा है काम, तो लिहाजा आपने एहतियात करना है। टू द पॉइंट से गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया रावनवार साहब आपका। नाज़रीन, रावनवार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका मौक़िफ़ क्या था ये भी आपने जाना। फैसला आपने करना है कि दुरुस्त कौन है और गलत कौन है। गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले रावनवार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अपना मौक़िफ़ वो पेश कर रहे थे। सेनेटर शाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सईद साहब, गिरफ्तारी गैर कानूनी, रिहाई गैर कानूनी, आपकी नज़र में कानूनी क्या है और गैर कानूनी क्या है? मंसूर अली खान, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेहरबानी करके मुझे आज ज़िंदगी में पहला ये मौका दे कि मैं आपसे सवालात करूं और आप मुझे जवाब दें, ये आप पे और मेरे पे एहसान होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के तारीख में जुम्मे के नमाज में 28 लोग शहीद हुए और 30 जख्मी हुए। अगर आप एक फ़ोन ख्वाजा इजहार को करते कि बेटा आप तो गिरफ्तार हुए, एक दिन थाने में तकलीफ गुजारो, मैंने इस 28 बंदों के ऊपर जो शहीद हुए और जो मस्जिद के अंदर नमाज में शहीद हुए मुसलमान के मुल्क में, तो मैंने प्रोग्राम उस पर करना है। तो मैं भरोसा रखता हूँ कि ख्वाजा इजहार आपको बोलता कि ठीक है मैं रात ताने में तकलीफ से गुजारूंगा, लेकिन उनके ऊपर प्रोग्राम करो। आज उस शुहदा के लिए कोई नाम नहीं ले रहे, ना कोई गवर्नर को फोन कर रहा है, ना वज़ीर आला को फोन कर रहा है, ना प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहा है कि ये जो पख्तून मारे गए क्यों मारे गए, किस जुर्म की सजा दी। मुझे इस पे एक अफसोस ये है। अफसोसनाक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आईनी और कानूनी बातें कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन है और पहले स्पीकर से पूछा जाए, प्लाने से पूछा जाए, तो 1975 में मुफ्ती महमूद को पार्लियामेंट से उठाया था। हमने बहुत कभी कभी हम धज्जियां उड़ाते हैं आईन और कानून की, आज हम कानून उड़ाते हैं। दूसरी बात, आपने जिस तरीके से राहु अनवर की खुदिया बिगाड़ करके हजारों सवाल दागे, ये सवालात तो आपको प्राइम मिनिस्टर से भी करना चाहता, आपको गवर्नर से करना चाहिए। जो मस्जिद में धमाका हुआ उसका क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, और हम कब तक राह का नाम ले लेकर के शहीद उठाएंगे। ये पख्तूनों का खून इतना सख्त क्यों है। मैं एक और भी आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हमने पार्लियामेंट में बैठ करके पीपीओ जो फौजी अदालत है हमने मान ली, क्यों मानी।
हम डेमोक्रेसी पे यकीन करने वाले लोग, जमहूरियत पे यकीन करने वाले लोग कंडेम करते हैं फौजी अदालतों को। हमने उसको भी मान लिया क्योंकि हम हालत जंग में हैं। इस हालत जंग में जब कराची में 269 बच्चों को जलाया गया बत्ते के लिए, हमने उसके ऊपर क्यों प्रोग्राम ना करे? हम 12 मई के ऊपर क्यों प्रोग्राम ना करें? नहीं, वो शायद सही साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो टॉपिक्स भी कवर किए जाते हैं। उनके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हो? शायद सही साहब आपकी बात दुरुस्त है, उन टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए और कवर किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के सिर्फ इस टॉपिक के हवाले से आपकी हम राय जानना चाहेंगे। उसमें कतई तौर पे कोई दो राय नहीं है कि जो अफराद शहीद हुए हैं एक अफसोसनाक वाकया है, मीडिया उसकी हर सूरत उसका फॉलोअप करेगा। लेकिन इस मामले के ऊपर भी हम चाहेंगे, हम आपकी राय चाहेंगे, आपकी राय इस सिलसिले में क्या है? कौन गलत है, कौन सही है? तरीकाकार में गलती हो सकती है, तरीकाकार गलत है, लेकिन वजीर आला को इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। ठीक, अगर पुलिस की मोराल को आप ऊंचा लेके जाना चाहते हो, आपने पुलिस को फिर वापस उसी मोराल पे लेके गया था जो शहीद हो रहे थे, और वो नाज बलोच साहबा, ठीक है, ठीक है, के खिलाफ उस पुलिस को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, नाज बलोच साहबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इख्तलाफ रहा है, आपके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी इस वक्त बैठे हुए हैं। आप क्या समझती हैं आज जो कुछ भी हुआ है कानूनी तौर पर कौन दुरुस्त था और कौन गलत था? देखें, जहाँ तक कानूनी अमल की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तो खुद सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ही एक पेज पे नहीं है। आपके सामने अभी रावण वार ने जो गुफ्तगू की वो टोटली बरक्स है जो डिप्टी स्पीकर साहिबा शैला रजा साहिबा ने बात की, वो टोटली दो अलग अलग गुफ्तगू हैं। और ये सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के माबैन जो कशमकश है वो दिखाई दे रहा है कि कितना डिफरेंस ऑफ थॉट, इनके प्रोसीजर में कितना फ़र्क है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, देखें बिल्कुल केसेस मौजूद हैं, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बरतानिया हो, ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये अवाम को एक झूठी कहानी। तो नाज बलोच साहबा, आपके दाएं जानिब जो साहब बैठे हैं ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से ताल्लुक रखते हैं। देश में रहने वाली कहानी नहीं है। लेट अस एडमिट द फैक्ट कि एमक्यूएम एक ही है, एमक्यूएम लंदन हो या एमक्यूएम कराची हो वो एक ही है। ख्वाजा इजहार की जहाँ तक आप बात करें, देखिए जो तरीक़ाकार था उससे बिल्कुल मुझे एतराज़ है और उसकी भरपूर तौर पे मजम्मत करती हूँ। जिस तरह ख़वातीन और वो माएँ बहनें जो उनकी घरों की थी वो जिस तरह बाहर आई और जिस तरीके का जो फुटेजेस चली हैं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है घरों के अंदर घुस के इस तरीके से बगैर वारंट। गुड ओपिनियन के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इख्तिलाफ के बावजूद आप ये समझती हैं कि उनके साथ ये गलत हुआ, ये इस किस्म के मनाजिर नेशनल टेलीविजन पे नहीं आने चाहिए थे। हमारे साथ रहेगा नाज बलोच साहब, हमारे साथ रहेगा। इस गुफ्तगू को मजीद भी अभी आगे बढ़ाना है, चूंकि अभी भी कुछ सवालात हैं जो अपने पैनलिस्ट से मैं पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। शैला रजा साहिबा, रावण वार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा मैं किसी तौर पर भी कोई इजाजत लेने का मिजाज नहीं हूँ, मेरे लिए चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, पार्लियामेंटेरियन हो, अगर किसी ने जुर्म किया है, मैं समझता हूँ जुर्म किया है, तो मैं उसे जरूर गिरफ्तार किया करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों की, जो भी आप स्टांस दे रहे हैं, आप स्टांस दे रही हैं और वो दे रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। कौन गलत है, कौन सही है? देखिए, मेरी अगर पहली वाली बात भी सुने आप, जिसको शायद लोग नहीं समझ सके, मैंने कहा था कि किसी भी मेंबर असेंबली को गिरफ्तार करते वक्त बिफोर और आफ्टर इंटीमेशन की ज़रूरत है। अब ये और उर्दू का नहीं था, जब मैं बिफोर और आफ्टर कह रही हूँ तो ये या है। तो ये सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, अनवर मंसूर साहब ने भी यही राय दी है। कुछ लोग गिरफ्तार करके इत्तला करते हैं, कुछ पहले भी कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर पुलिस और हुकूमत एक पेज पे ना होती तो इस वक्त सारे पुलिस वालों को बाहर होना चाहिए था कि हम सब नौकरी छोड़ रहे हैं, वो सस्पेंड क्यों हैं। बात ये नहीं है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उन पे क्या क्या मुकदमे, बात यह है कि किस तरह गिरफ्तार किया गया, इस पे मुअत्तल किया गया है। उनका कहना है किस तरह का सवाल नहीं आप उनसे कर सकते। उनका कहना है मैं जिस तरह मर्जी जिस मर्जी को गिरफ्तार करूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। वो अपनी बात को सही समझ रहे हैं, लेकिन हुकूमत और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ये समझते हैं। मुझे एक सवाल करना है शाही सैयद साहब, मैं बात कर लूं। शाही सैयद साहब, मैं सिर्फ एक बात जी बोलिए चाहती हूँ। 1990 में शैला से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रोजाना कराची सिंध में
रोजाना जो 250-250 300 पुख्तूनों को घर से पकड़ के लाते हैं, ग्राउंड में बिठाते हैं, कमीजें उतार के मुंह बंद करते हैं, तो वो कौन से कानून के अंदर होता है? और उसमें तुम लोगों ने कितने लोगों को सस्पेंड किया? और उनको मारता कौन है ये भी पूछ लेना आप, शाही सैयद साहब। मैं बात करना चाह रही हूँ। आप शैला रजा साहब जल्दी प्लीज, क्विक, लास्ट मिनट है मेरे पास। शैला रजा साहब, शैला रजा साहब मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बोलूंगी ना, एक साथ सब बोल रहे हैं। शैला रजा साहब प्लीज। में जब मैं अरेस्ट हुई जी, 1990 में जब मैं अरेस्ट हुई तो कोई किसी के पास गिरफ्तारी के वारंट नहीं थे, और घर में छत से, दीवारों से, हर जगह से पुलिस कूदी थी, और हमने इसी केस पे मुकदमा लड़ा था और डबल मर्डर केस मुझ पे बनाया गया था। तो आज भी अगर किसी पे बगावत या किसी का है, आप बिल्कुल उसे गिरफ्तार करें, लेकिन जो मौतली की कानून के दायरे में, कानून के दायरे में। अच्छा एक मिनट जल्दी से आखिरी सवाल, अली रजा आब्दी साहब, अली रजा आब्दी साहब, रावन वार साहब आज आपकी पार्टी के ऊपर यह इल्जाम लगा के हटे हैं कि कल आपकी पार्टी के बानी की सालगिरह है, किसी तौर पर पूरे कराची में कोई फंक्शन नहीं मनाया जाएगा, मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मंसूर, पहले तो मैं आपको रिकॉर्ड के लिए करेक्ट कर लूं कि शुरू में इंट्रो में आपने कहा था झंडा जलाया गया था, वो वाकया कभी भी नहीं हुआ था। दूसरा, राव अनवार ने अभी ये बोला कि जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे थे, वो लगे हुए थे नारे जो लगे थे वो राव अनवार मुर्दाबाद के नारे लगे थे, क्योंकि ये जब इसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो राव अनवार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शाही सैयद साहब ने आज उसकी मोहम्मद एजेंसी की बात की, बिल्कुल सही है, हमारा भी दर्द है बराबर का, लेकिन शाही सैयद साहब को यह भी पता है कि राव अनवार किस तरह पख्तूनों को उठा के उनको। ठीक है, अली रजा आब्दी साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम की कमी की वजह से आई विश आई कुड हैव कंटिन्यूड। राव अनवार साहब भी मौजूद थे, शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी, नाज बलोच साहबा, सेनेटर शाही सैयद साहब, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। नाज़रीन, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही एहतसाब होना चाहिए, कानून के दायरे से जब बात बाहर जाएगी तो एहतसाब नहीं ज्यादती कहलाई जाएगी। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।